आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है। हम इस वक्त चंडीगढ़ में हैं और चंडीगढ़ पंजाब बहुत अहम है इंडिया के लिए। पहली बात इसलिए क्योंकि पंजाब हमेशा से इंटरेस्टिंग होता है। 2019 में जब पूरी इंडिया में बीजेपी की वेव थी, पीएम मोदी की वेव थी और बीजेपी को 303 सीट्स आई, यहाँ पंजाब में उल्टा था। पंजाब में कांग्रेस को 13 में से 8 सीटें आईं। तो पंजाब अलग चाल चलता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पंजाब में क्या फार्म प्रोटेस्ट का असर है, किसान आंदोलन का असर है, क्योंकि अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है, थोड़ा कमज़ोर ही सही लेकिन चल रहा है। और उस आंदोलन के साथ भी बहुत सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं लोगों के। यहाँ पर बीजेपी पहली बार शिरोमणि अकाली दल के अलायंस में नहीं लड़ रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का अलायंस दिल्ली में है पर पंजाब में नहीं है। भगवंत मान की सरकार चल रही है, क्या एंटी इनकम्बेंसी है, तमाम सवालात हमारे जहन में हैं। और बीजेपी ने यहाँ अपनी पार्टी का यानी बीजेपी का किया है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं कांग्रेसीकरण। या आप देखें वो रवनीत बिट्टू को कांग्रेस से लेकर के आए। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ सुनील जाखड़ हैं, वो भी कांग्रेस से हैं। तो यहाँ काफ़ी कुछ हो रहा है। पीएम कैंपेन करने आए हैं। अमित शाह लगातार कैंपेन कर, उन्होंने कह दिया है कि 4 जून के बाद भगवंत मान की सरकार जाने वाली है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम यहाँ चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ शानदार जर्नलिस्ट हैं जो जिसमें अनुभव भी हैं, हमारे तरह इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी हैं और वो लोग भी हैं जो इंडिपेंडेंटली पंजाब में बहुत काम कर रहे हैं। हमारे साथ अर्शदीप अर्शी हैं जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, पीपल आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के लिए लिखती हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म के लिए लिख रही हैं। हमारे साथ हमारे राजेंद्र सिंधु साहब हैं, आप जानते हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरियाणा पंजाब में काफ़ी कवर किया है। हमारे साथ जगतार ढिल्लों साहब हैं जो एबीसी, इनकी जगतार सिंह भुल्लर हैं, इनकी जो ये भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। एबीसी पंजाब नाम का इनका पोर्टल है, यू कैन गो एंड चेक हिज वर्क ऑल्सो। तो बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले भुल्लर साहब के साथ पास ही चलते हैं और जानते हैं कि पंजाब में इस वक्त क्या चल रहा है। भुल्लर साहब, इस वक्त पंजाब में क्या चल रहा है? देखिए, आप जैसे शुरुआत में बोला कि 2019 में पूरे इंडिया में मोदी वेव थी और पंजाब में नहीं थी। 2019 छोड़ो, आप 2014 चलो, जहाँ 4 एमपी थे आम आदमी पार्टी के। तो पंजाब में चाहे 2014 की बात कर ले, चाहे 2019 की बात कर ले, तो सेंटर मोदी बीजेपी की वेव नहीं थे, अलग ही सो देखा। क्योंकि सेंटर में चाहे कांग्रेस पार्टी रूल करे, चाहे अब बीजेपी पिछले 10 साल से रूल करी है, कभी उन्होंने पंजाब को समझा नहीं है। तो जब आप किसी कौम को नहीं समझते तो आपका जो हशर है वो फिर जीरो ही होता है। तो अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 जगह रैली की और 30 को वो दोबारा है। उनको लगता है कि शायद हमारी जो शाहपुर सीट है यहाँ, जूनियर मिनिस्टर सोम प्रकाश उनकी पत्नी लड़ रही है, कि शायद हम जीत जाएं। और दूसरी बात है कि जैसे आपने बोला कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया ना, तो पंजाब में एक हम कहते कांग्रेसीकरण हुआ है। बीजेपी जो बोला जाता है ना कि ये हिंदू साइकी को लेके चलती है, हिंदू जमात को लेके जाती है। तो पंजाब में भी बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन गई जहाँ कह सकते कि जट्टों का कब्जा हो गया। चाहे हम श्रोमणी अकाली दल की बात करें, वहाँ भी जट सिख है, आम आदमी पार्टी करे वहाँ जट सिख है, कांग्रेस पार्टी में कौन डोमिनेट करे, जट सिख। तो अब बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह के लेके आप बोलो, रवनीत सिंह बिट्टू का 3 दफ़ा का एमपी कांग्रेस का छोड़ के बीजेपी में आया। तो मोस्टली पहले जब बीजेपी में आप हिंदू चेहरे देखते थे, अब वो मंच पे जो बैठे होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर के साथ, जहाँ अमित शाह के साथ, या राजनाथ सिंह के साथ, जहाँ जगत प्रकाश नड्डा के साथ, तो अब जो पहली रो वहाँ जट सिख बैठे होते। तो ये लगता है कि बीजेपी को अब समझ लगा कि ये अगर पंजाब में रूल करना, पंजाब में सीटें लेके जानी है, तो कहीं ना कहीं जट सिख को आगे करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बीजेपी की एक इच्छा कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे सूबे हैं, यहाँ हमारी सरकार बन जाए, पंजाब में क्यों नहीं बनती। तो पंजाब को लेके सरकार तो बनाना चाहते हैं, पंजाबियों का दिल जीतना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए काम नहीं करे। तो ये एक बहुत बड़ी, जैसे पंजाब में आप भी अक्सर सुना होता है, पंजाब एक स्टेट नहीं है, पंजाब एक स्पिरिट है, पंजाब एक सोच है। जब तक उस सोच को बीजेपी नहीं समझ पाएगी, तब तक वहाँ उनके पैर लगने बहुत मुश्किल है। और दूसरी दफ़ा अभी जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे, चाहे इनकी 1 आए चाहे 2 आए, तो ये कहेंगे कि हमारा जी वोट परसेंट पहले से ज़्यादा बढ़ा। वो स्वाभाविक है, वो बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप पहले 3 सीटों पे लड़ते थे, तो 3 सीटों पे आपके 6 से 7% आ रहा है, अभी आपने 10 प्लस कर देनी है। तो वो एवरेज अगर आपका 12-13% आ जाए, तो ये बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने कभी पंजाब के लिए उतने काम किए नहीं जितने करने चाहिए। अब अमृतसर की बात कर लो, जैसे आपने 2019 की बात की, 2014 में कौन आया इनका नंबर 2, अरुण जेटली 1.5 लाख से हारा।
उसके बाद हारने के बाद वो कभी अमृतसर नहीं गया। फिर उन्होंने 2019 में एक्सपेरिमेंट किया, फिर कौन हरदीपुरी हार के चले गए, सेंटर में वजीर बन गए, फिर शक्ल नहीं दिखाई पाए। अभी आगे तरनजीत सिंह संधू सीधा अमेरिका से, अभी अपना नाम क्या लिखा रहे, तरनजीत सिंह संधू समुंदरी, क्योंकि समुंदरी उनके जो बुजुर्ग थे और उन्होंने सिख कौम में बहुत बड़ा काम किया। हारने के बाद बीजेपी के लोग कभी यहाँ टिके नहीं, और इसलिए ये कारण है कि बीजेपी को लोग लाइक ना। और दूसरा, अब तो किसानों का मसला भी, आप पंजाब आ रहे हो तो पंजाब और हरियाणा में आ रहे हो तो आपको गांव वाले कह रहे हैं कि आपने तो 144 लगाई थी, हमने 288 लगा दिए। तो ये बीजेपी के लिए एक, उनके लिए बदकिस्मती कह लो, जब पंजाब और हरियाणा के लिए करो। इसीलिए जब तक स्टेट और सेंटर का तालमेल नहीं है तो वो लोगों को लगता है कि निराश है। और बीजेपी ने सेंटर, जब से भगवंत मान की सरकार है, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारा रूरल डेवलपमेंट फंड, हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के फंड, और भी इतने ज़्यादा हमारे पैसे ग्रांट रोक रखी है। वो भी एक लोगों की एक साइकी में है कि बीजेपी शायद पंजाब विरोधी पार्टी है। हाँ भुल्लर साहब, यहाँ पर ज़्यादातर जैसे हम पटियाला की बात करें, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ही लड़ाई है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी हम देखते हैं कि स्टेट में वो रूल कर रहे हैं, तो वो एंटी इनकम्बेंसी देखते हैं। क्या इन ज़्यादा सीटों में कांग्रेस को एज नज़र आता है? क्योंकि कांग्रेस के पास भी 8 सीटें हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से उनका पूरे देश भर में हश्र हुआ था 2019 में, उनको इस बार काफ़ी उम्मीद है। इसीलिए आज राहुल गांधी भी यहाँ पर हैं, प्रियंका गांधी भी आके गई, पूरी ताकत कांग्रेस ने भी लगाई हुई है। तो यहाँ आम आदमी पार्टी, क्या ये अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का भी असर देखते हैं, या फिर उस पर एंटी इनकम्बेंसी भारी है? क्या भगवंत मान पॉपुलर हैं? देखिए, अब 2019 की बात ना, महाराष्ट्र से लेके पंजाब तक अगर भी कांग्रेस पार्टी को सीट चाहिए तो पंजाब में 2019 में 8 सीटें आई थी। एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि होता ही है, आपके 25 महीने की सरकार होगी और जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने लोगों की उम्मीदें इतनी आसमान तक पहुँचा दी कि हम ये कर देंगे, वो कर दे, किया वो ही है जो पिछली पार्टियां करती रही है। कुछ उन्होंने नया नहीं किया। अगर बिजली फ्री किया, वो पहले पंजाब में मिल रही थी, बस वो चीज़ें लोगों के पास बिल जा रहे थे। वैसे पहले भी चरणजीत चन्नी की सरकार में, उससे पहले बादल सरकार दे रही थी, पहले 250 थी, फिर 300 होगी, फिर 3 रुपये यूनिट होगी ना। वो अगर आम आदमी पार्टी मान के उसको डेवलपमेंट मांग रही है, हालांकि जो फ्री सब्सिडी है वो बादल सरकार के समय से कृषि को मिलती रही, इस सेक्टर के, और मिलती रही, उसको तो कभी पंजाबियों ने माना नहीं है कि ये मुद्दा डेवलपमेंट है। रही बात जो जहाँ कांग्रेस का एज है, तो कांग्रेस का एज कुछ ऐसी सीटें हैं, वो लगता है जैसे अमृतसर लग रहा है, गुरदासपुर लग रहा है, जलंधर लग रहा, संगरूर लग रहा, बठिंडा में है, फिर यहाँ फाइट है सीधी। तो कुछ ऐसी सीट्स हैं जहाँ फाइट है आम आदमी पार्टी और उसमें कांग्रेस के बीच है। बीजेपी कहीं भी नहीं दिखती, अकाली दल बठिंडा के अलावा कहीं और नहीं दिखता कि वो फाइट में है। अब लोगों की एक चर्चा है कि अकाली दल चौथे पे रहेगा या श्रोमणी अकाली दल चौथे पे रहेगा, मोस्टली सीटों पे। तो ये सबसे बड़ा, और कांग्रेस की है कि जैसे पूरे लीडर है, क्योंकि आखिरी गेड़ है, फेस है, तो इंडिया लेवल के जितने भी पॉलिटिशियन ऑलमोस्ट फ्री हो गए, तो वो अपनी ताकत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब फिर आ रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो भी लोग आ रहे हैं ना, वो है, क्योंकि उनको फ्री है। अभी पंजाब ही एक है जहाँ लगता है कि पंजाब में जितनी सीटें आ जाए उतनी बढ़िया एक्सपेरिमेंट हो रहा है। पंजाब के लोग इस पर एक और नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोच रहे हैं। वो मैं बताऊंगा, उस पर हम लोग बात करें। वो एक सीक्रेट है जिसको हम लोग एंड में अनवील करेंगे। वो सीक्रेट हम सबके जहन में है। वो एक सीट है, उस पर 2 सीटें, उस पर हम बात करेंगे। 2 सीटों पर बात करनी है हम लोग। वो जो सीक्रेट है, जो थोड़ा सा चौंकाने वाली चीज़ें होंगी। हमारे साथ अर्शदीप हैं। अर्शदीप काफ़ी वक्त से पंजाब इंडिपेंडेंटली कवर कर रही हैं। अर्शदीप, क्या लग रहा है? हमने सर ने एक हमें बड़ा पर्सपेक्टिव दिया, बीजेपी के बारे में तो बताया, आपने जो ट्रैवल किया है, आप जो रिपोर्ट्स लिख रही हैं, आप पंजाब में क्या देख रही हैं? क्योंकि पंजाब छोड़ के अगर हम दिल्ली बात करें, बाकी जगह लोगों को लगता है कि यहाँ तो कांग्रेस आगे आ जाएगी, क्योंकि फार्म प्रोटेस्ट का असर नज़र आएगा। आम आदमी पार्टी को भी बहुत उम्मीद है। आई थिंक जब से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के इलेक्शन ख़त्म हुए हैं, अरविंद केजरीवाल यहीं पर हैं। ही इज़ बीन गिविंग इंटरव्यूज़, ही इज़ बीन डूइंग रोड शोज़, ही इज़ डूइंग रोड शो इन चंडीगढ़ एज वेल। क्या वो असर दिख रहा है अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का यहाँ पे? एक चीज़ जो काफ़ी बदली है फार्मर प्रोटेस्ट के बाद, और फार्मर प्रोटेस्ट के बाद 2022 में आम आदमी पार्टी को एक बड़ी जीत मिली, क्योंकि
अकाली दल और कांग्रेस के एक तरीके से जो खेल चलता है कि 5 साल या 10 साल 5 साल, तो उससे लोग काफ़ी तंग थे, परेशान थे और फार्मर प्रोटेस्ट के बाद उनको लगा कि इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं और आम आदमी पार्टी को वो मौका अच्छा मिला और 92 सीट्स आई जो पंजाब में कभी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो चेंज आया वो हम कहेंगे कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में एक पैदा हुई है लोगों के अंदर, तो वो आम आदमी पार्टी को मौका ज़रूर मिला, लेकिन उस मौके का उन्होंने क्या किया तो उस पे उनको भी सवाल हो रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे प्रोमिसेस किए, उसमें से एमएसपी पे भी बात हुई जो किसानों का आज भी बड़ा मुद्दा है। एक नई एग्रीकल्चरल पॉलिसी लाने की बात हुई, वो अभी तक नहीं लेके आए, उस पे काम हुआ, बहुत सारा फार्मर से भी सजेशंस लिए गए। और एक बड़ी चीज़ जो मैं जैसे ट्रैवल कर रही हूँ और ख़ास करके औरतों से बात करती हूँ, तो एक बड़ा मुद्दा जो है, एक 1,000 रुपये महीना प्रॉमिस किया गया था पंजाब में औरतों को, तो वो अभी तक नहीं मिला। तो वो सवाल सबसे पहले आम आदमी पार्टी के लोगों को किया जाता है। कोई कैंडिडेट जाता है, मैंने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री की जो वाइफ हैं वो प्रचार कर रही हैं, उनसे भी ये सवाल हुआ और उन्होंने कहा कि हम इस इलेक्शन के बाद बड़ी जल्दी आपको देंगे। लेकिन वो एक बड़ा मुद्दा है औरतों के लिए कि जो प्रॉमिस हुआ, और कहीं ना कहीं वो जैसे फ्रीबीज़ का असर देखने को मिलता है, तो यहाँ भी मिला कि जिस तरीके का टर्न आउट रहा, 92 सीट्स आई, तो उसका बहुत विरोध आम आदमी पार्टी को झेलना भी पड़ रहा है। और दूसरा जो मैं पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात कर रही थी, जो अवेयरनेस लोगों में आई फार्मर प्रोटेस्ट के बाद, 13 महीने वहाँ पर लोग बैठे, वहाँ पर लोग अपना सुबह उठते, नहाते, खाना खाते और उसके बाद वो स्टेज की तरफ जाते जहाँ पर स्पीचेस चलती थी, अलग अलग मुद्दों पे बातचीत होती थी और लोगों को कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि पार्टली ये चीज़ें समझ में आई कि हमारे असल मुद्दे कुछ और हैं या असल मुद्दे हमारे कहाँ हल होंगे। लोगों को ये समझ में आया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इनके पीछे कोई और ये सब चला रहा है, जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ बनती हैं ये कोई और चला रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को समझ आने लगा है और अब जाकर आप लोगों से गांव में बात करें, बहुत सारी औरतें हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, उनसे आप जाके बात करें तो वो बात करती हैं कि हमारे बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां हों तो वो बाहर क्यों जाएंगे, बिजली का बिल अगर नौकरी होगी, पैसे कमा रहे होंगे तो वो तो भर ही लेंगे ना। तो वो एक बड़ा मुद्दा है उनके लिए, नशा उनके लिए बड़ा मुद्दा है, उनके लिए एमएसपी बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर हम जैसे बात करते हैं अक्सर के 80% किसान वो हैं जिनकी ज़मीन 5 एकड़ से कम है, मतलब वो बहुत गरीब किसान हैं और उनको इस बात की समझ है कि ये पॉलिसी, ये जो फार्म लॉज लेके आई थी मोदी गवर्नमेंट, ये अगर दोबारा या टेढ़े तरीके से इनको कोशिश की जाती है तो हम तो बहुत जल्दी मारे जाएंगे। और वो ये समझते हैं, जैसे जगतार सर बात कर रहे थे कि रूरल डेवलपमेंट फ़ंड नहीं आ रहा, तो वो ये चीज़ बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं कि हमारा जो मंडी सिस्टम है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो वो इस नज़रिए से इन सारी चीज़ों को देखकर वोट करने वाले हैं। जैसे सर बात कर रहे थे भटिंडा सीट की, आप भटिंडा सीट पे जैसे अकालीज हैं, क्या वो ख़त्म हो गए हैं? अकालीज की पॉलिटिक्स क्या नकार दिए लोगों ने टोटली, या उनके लिए भटिंडा सीट पे हरसिमरत कौर बादल वहाँ से कैंडिडेट हैं, उनके लिए एक चांस है? जैसे उन्होंने बात की कि एक सीट है जहाँ पर अकाली दल का काफ़ी ज़ोर है, तो वो बठिंडा सीट ही है। और कहीं ना कहीं शायद मेरे से अग्री करें कि उन्होंने अपने इलाके में काफ़ी चीज़ें की भी हैं। जैसे कहा जाता था कि बठिंडा से सरकार चलती थी जब अकाली गवर्नमेंट थी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें जो प्रकाश सिंह बादल के टाइम पे फार्मर्स के लिए हुई, तो लोग अब उसको कहीं ना कहीं याद भी करते हैं। जैसे एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, आपने ताज़ा एक सरकार देखी है तो आप पुरानी चीज़ों को याद भी करते हो, तो उस चीज़ का फ़र्क भी है। लेकिन बहुत सारे लोग वो भी हैं जिनको अब इस चीज़ की समझ आई है कि ये हमारे हक में नहीं जा रहा। जैसे इस पे भी बात हो रही है गांव में, या हम कहें कि किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे जुड़े लोग हैं, वो इस पे भी बात कर रहे हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम इन्होंने ये कोशिश की बताने की, या प्रकाश सिंह बादल ने भी बड़ी कोशिश की कि जी ये कानून बड़े अच्छे हैं, लेकिन बाद में फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से ही उन्होंने अलायंस तोड़ा, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। तो ये चीज़ें सब जहन में हैं लोगों के, जहन में लोग हैं। सिंधु सर, हम लोग हरियाणा में बहुत बात करते रहे, हरियाणा का इलेक्शन तो हो गया, नाउ वीर इन पंजाब। जो दिल है पंजाब ने जिस तरीके से फार्म लॉस किया, मुझे लगता है कि ये सरकार, मोदी जी की 10 साल की सरकार है, वो एक मसले पर झुकी है, वो है तीनों फार्म लॉज, जिसमें तीनों को रिपील भी किया और हाथ जोड़ के पीएम मोदी ने माफ़ी भी मांगी। एमएसपी की गारंटी पर कमेटी बनाने की बात, वो सब सारी चीज़ें नहीं हुई, लेकिन झुका दिया पंजाब ने। क्या इस बार भी पंजाब में बीजेपी के बारे में वो डिटेल में बताया उन्होंने, लेकिन क्या जैसे कि
यहाँ पर जैसे सर की बात से अर्शदीप जो बोल रही हैं, ये बात समझ में आई कि आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ सरकार राज्य में चल रही तो उनके लिए वो एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी का बताया ही डिटेल में कि उनके नेता लड़ने के बाद तो यहाँ आते नहीं हैं, और बाकी जिस तरीके से बाकी उनका काडर नहीं है यहाँ पे, तो कांग्रेस के लिए एक अच्छा माहौल बन जाता है कि आम आदमी पार्टी के सर खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी को किसान खदेड़ रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा माहौल बन जाता है। क्या देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस के सवाल है, कांग्रेस ने पिछले जितने भी समय में जितने यहाँ इनके संगठन के तरीके थे, उससे जो लोगों को नाराज़गी थी, इसीलिए कांग्रेस की सरकार को पलटा गया था और आम आदमी को एक बड़ा बहुमत मिला था। वो जो एक आपस की इनकी खींचातान है, रस्साकशी है, वो आज भी कहीं कम होती दिखाई नहीं दी है। और इनमें आपस में जो एक दूसरे के प्रति आक्षेप लगाने की प्रवृत्ति है कांग्रेस के संगठन में, कांग्रेस के नेताओं पंजाब में, वो एकजुटता, अब इनके पास इतना बड़ा अवसर है कि पंजाब में सारी सीटें ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने उस तरह से एक दूसरे का समर्थन नहीं किया। अब सुखपाल खैरा की अगर सीट की बात कर लें तो सुखपाल खैरा की सीट पे पंजाब के कोई बड़े नेता प्रचार करते हुए दिखाई नहीं दिए, और अन्य सीटें जो हैं वहाँ पंजाब के जो बड़े कांग्रेस के नेता हैं वो प्रचार करते हुए उस तरह दिखाई नहीं दे रहे। तो अभी इनमें जो आपसी सामंजस्य होना चाहिए था वो वैसा दिखाई नहीं देता, एक बात। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस की जो संभावनाएं हैं वो इसलिए ज़्यादा बढ़ती हैं कि जो आम आदमी पार्टी ने जो वायदे किए थे, और आम आदमी पार्टी ने एक बदलाव के लिए बात की थी, लेकिन वो बदलाव कहीं धरातल पे दिखाई नहीं दिया, जैसे अर्शदीप जी ने बताया। और इसी प्रकार से जो भुल्लर साहब ने बताया कि बिजली की बात है, अब बिजली की बात है तो बिजली फ्री तो मिल रही है, लेकिन वो 8 घंटे मिल रही है, और उसके बाद वही जो खेतों में मोटर लगाने के कनेक्शन थे वो अब 10 गुना महंगे हो गए। कमर्शियल बिजली जो, हाँ, मतलब खेती बाड़ी के लिए बिजली फ्री नहीं है यहाँ पे? फ्री है बिजली, लेकिन जो मोटर लगाने के कनेक्शन बिजली विभाग से लेने थे, अच्छा, वो महंगे हो गए, वो 10 गुना महंगे हो गए। तो उसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जो स्थानीय लोगों से जब आप बात करेंगे तब आपको भीतर की बात पता लगेगी कि आम आदमी पार्टी ने उस जितने वायदे किए थे उस प्रकार। और एक पंजाब में सबसे बड़ी बात है कि जो एक सेंटीमेंट था पंजाब का, एक जो पंथक सेंटीमेंट है, जो एक दर्शन है, उस दर्शन में जो घात एक समय में लगी वो प्रकाश सिंह बादल की सरकार में, जो बेअदबी का मामला था, जिसमें ये कहा गया था कि हम तो 1 महीने 30 दिन के अंदर इस बेअदबी मामले का इंसाफ कर देंगे, लेकिन वो आज कहीं अता पता नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम यहाँ से माफिया ख़त्म कर देंगे, उसका कहीं अता पता नहीं है। जो रेत ये कहते थे कि हम आपको 6 रुपये फुट में मिल जाएगी, आज फिर वही 40 रुपये फुट में मिलती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये लोगों के सामने देखते भी हैं, और इस चीज़ का लाभ कांग्रेस उठा सकती थी, लेकिन कांग्रेस अपने संगठन की वजह से, अपने उद्देश्य की वजह से उस प्रकार से उतने गहनता से काम नहीं कर पा रही जितनी गहनता से उनसे उम्मीद की जाती थी और उनको करना चाहिए था। तो इसलिए बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां कुछ ऐसे प्रत्याशी लगता है कि आगे बढ़ गए हैं, जो उस पर बात करेंगे हम। हाँ, वो ऐसे बढ़ गए हैं, वो एंड में वो एंड का एक हम लोगों हाँ, का क्योंकि देखिए हाँ, बोलिए आप बोलिए। क्योंकि यहाँ जिस तरह से जो पार्टियां इलेक्शन लड़ी हैं, सभी सीटों पे 4 कोणीय मुकाबला अधिकतर दिखाई देता है, और कांग्रेस के यहाँ बड़े बड़े दिग्गज भी हैं और बड़े नेता भी रहे, लेकिन उनकी जो प्रतिबद्धता है, उनकी जो लोगों के प्रति कमिटमेंट है, कांग्रेस को अभी थोड़ा सा जो कह लें कि समर्थन जो मिलना शुरू हुआ है जब से वो किसान आंदोलन के पक्ष में थोड़ा खड़े हुए या किसान समुदाय के पक्ष में खड़े हुए, तब से उनकी स्वीकारोक्ति इस प्रदेश में बढ़ने लगी। और वही राहुल गांधी का भी कद बढ़ा है थोड़ा सा एमएसपी की गारंटी को लेकर, जिस तरीके से थोड़ा सा वो एग्रेसिव रहे, उनकी यात्रा भी काफ़ी यहाँ पर सफल रही, तो शायद वो राहुल गांधी कद बढ़ा है। मैं सर से पूछूंगा इस बारे में जी। तो कुल मिला के ये लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस को कर लेना चाहिए था, वैसा उसका प्रयास जो है उतना सघन नहीं है, उतना सशक्त नहीं है, उतना गंभीर दिखाई नहीं देता। इसलिए कहीं हो सकता है कि कुछ सीटों पे कांग्रेस उस तरह से प्रदर्शन ना कर पाए या वैसी सफलता ना ले पाए, लेकिन कुल मिला के अब जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो पंजाब में किया, उसमें जो एक विभाजन, और वो विभाजन जो है वो एक विचार के तौर पे हो रहा है। पंजाब का जो एक विचार है सर्वत दा भला,
वहाँ कोई भी सामाजिक विभाजन नहीं है। लेकिन यहाँ इस प्रकार से जिस तरह से बोला जा रहा है कि हिंदू और सिख, हालांकि बहुत से सिख और जो सिख अग्रणी जाति से, जो जट कम्युनिटी से हैं, जो अग्रणी जाति से हैं, वो हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जो विभाजन के तौर पे अगर देखा जाए जिस प्रकार से हरियाणा में किया गया, तो ये सामाजिक, हरियाणा में सामाजिक विभाजन हुआ था, यहाँ जो है वो वैचारिक विभाजन दिखाई देने लगा है, जिसके प्रयास किए जा रहे हैं। तो शायद ये एक ऐसा मसला है जो आने वाले समय में पंजाब के लिए काफ़ी गंभीर रहेगा। बोला साहब, हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात करी, अब कुछ सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं ताकि जो हमारे जो दर्शक हैं इंडिया में या वर्ल्ड वाइड पंजाब को समझना चाह रहे हैं आप लोगों के ज़रिए, जैसे पटियाला में प्रणीत कौर लड़ रही हैं, अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं, उनकी परंपरागत सीट रही, शी इज़ बीन क्वीन, मतलब वहाँ रानी कही जाती हैं, उनका कुछ चांस है? वो बीजेपी से लड़ रही हैं, कोई चांस उनका? मुझे फ़िलहाल तो लगता नहीं। देखिए वो ज़माना गया जब रानी महारानी राजे बाज ना, तो पंजाब में तो कभी ऐसा है नहीं ना। चलो एक हिस्टोरिकल पार्ट है कि वो उस फैमिली से 4 दफ़ा की एमपी और सेंटर के वजीर रहे हो, तो क्या किया ना। कैप्टन अमरिंदर 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे हों और एंड मौके आपको जिस जलालत से बाहर निकाला गया, फिर आप एक अपनी पंजाब लोग कांग्रेस पार्टी बना लेते हो, फिर आप चले जाते हो बीजेपी। तो ये चर्चा पिछले दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जो ये परिवार है, पटियाला परिवार है या कैप्टन अमरिंदर, ये हमेशा अप टू अब्दाली से लेके अभी तक वो स्टेट के साथ ही रहा। वो है एक नज़रिया। और ये अगर बात करेंगे, अगर आप 4 दफ़ा एमपी रहो, मिनिस्टर हो सेंटर में, तो ये सबसे बड़ी इस एरिया की जो प्रॉब्लम है वो गगर दरिया की है। हर बार वो मार कर हर दफ़ा लोगों का नुकसान होता है, कईयों के घर ध्वस्त हो जाते हैं और ज़मीन बर्बाद हो जाती है। तो वो काम नहीं किया। अभी वहाँ जो फाइट है वहाँ डॉक्टर धर्मवीर गांधी किया। हालांकि वो भी पहले 2014 में आम आदमी पार्टी में थे, फिर 2019 में वो आज़ाद लड़े, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की चॉइस है। कांग्रेस पार्टी की चॉइस भी राहुल गांधी साहब की चॉइस है, वो भी वहाँ रैली को संबोधन करके गए। तो वहाँ प्रणीत कौर मुझे लगता नहीं है। हाँ, शहर की जो वोट है, जो हिंदू बीजेपी लेके चलती, वो अपना वोट वो चला जाएगा, लेकिन उतनी ग्राउंड पे प्रणीत कौर नहीं है। और प्रणीत कौर का एक जो जलवा था ना इस परिवार का, वो ख़त्म हो चुका है। कैप्टन अमरिंदर का जलवा खत्म हो चुका। पहले था कि कैप्टन अमरिंदर को पंजाब की पॉलिटिक्स से माइनस करके नहीं देखा जा सकता, लेकिन अब वो कैप्टन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अब उसके अपने ही शौक है। अब आजकल एक और नया शौक पैदा हुआ, वो आने वाले समय में पता लग जाए कि अभी कौन है, कौन सा चेहरा किसके साथ अभी वो अपने टाइम पास कर रहा है। तो अब ऐसे उसकी जो पार्ट टाइम की पॉलिटिक्स है वो प्रणीत कौर उसकी बेटी जयेंद्र कौर ने ही कैप्टन अमरिंदर की सीट पे काम किया करते, तब जाके जे एमएलए बनते थे, फिर जे मिनिस्टर बनते, चीफ मिनिस्टर बनते थे। एक दफ़ा वो नॉमिनेशन फाइल जमा करवाने के लिए और एक दफ़ा सर्टिफिकेट, 2 दफ़ा जाते। तो वहाँ इतनी ज़्यादा नहीं। वहाँ धर्मवीर गांधी जो सिविल सोसाइटी है जहाँ और लोग है, पंजाब में एक तो है कि बाकी स्टेट से अलग सूखता पंजाब ना, कि हाँ वाकई ही मिनॉरिटी पिछले 10 साल में खौफ में है, देश की डेमोक्रेसी खतरे में है, देश का संविधान खतरे में, इतना तो वहाँ पंजाब के लोग समझते हैं। और जिस हिसाब से बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो सारी दुनिया को पता। आपने 10 साल कहते हैं कि हमने काम किया, हम जी विश्व गुरु बने हैं, तो विश्व गुरु बन के हम 4 शब्दों पे आ जाते हैं कि यहाँ कोटा ख़त्म हो जाएगा, मुसलमानों को कोटा दिया जाएगा, आपके मंगलसूत्र खतरे में है, आपकी मंदिर खतरे में है। 10 साल काम करके फिर आप 4 शब्दों पे मंदिर मस्जिद पाकिस्तान मंगलसूत्र पे आ जाते हैं। तो वो पंजाब के लोग समझते, जैसे संधू सर ने बोला कि हमारे तो यहाँ सुबह शाम सरबत दा भला। और बड़ी बार आरएसएस ने कोशिश की, बीजेपी ने बड़ी कोशिश किया कि पंजाब को पोलराइजेशन करे। इस समय लग रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं शायद वो बीजेपी के ट्रैप में आ गए हों जो जानबूझ के विरोध कर रहे हैं। हालांकि आपका प्रोटेस्ट करने का तरीका, आप उनको वोट ना डालो, गाड़ियों रोकना, गाली देना, जैसे हंसराज हंस बोल रहे थे, आज की तरीके कह रहे थे हंसराज पहले 50,000 वोटें भी नहीं आ रही थी, अब शायद वो ऐसे एग्रेशन में 1 लाख से ज़्यादा ले जाएं। तो मोहन भागवत जब भी पंजाब आते थे, कभी वो जो सेंट्रल पंजाब वहाँ नहीं जाते थे, मालवा में जाते थे। क्यों जाते थे कि अबोर से लेके डेरा बस्सी जो हमारी सीट है, 68 सीट्स हैं, वहाँ मालवे को कैप्चर करने की कोशिश करते, क्योंकि जो मालवे का हिंदू भाईचारा वो इतना ज़्यादा सेकुलर है, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे। जो इधर वाला है, यहाँ से जलंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, वहाँ का हिंदू थोड़ा और है, गर्म है, लेकिन मालवे का बड़ा सेकुलर है, तो वो तोड़ने की कोशिश। इस बार आप देखिए यहाँ से डेरा बस्सी से लेके अबोर तक किसान विरोध कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं।
यहाँ देखिए आनंदपुर साहब सीट है, हुशियारपुर सीट है, गुरदासपुर सीट है, अमृतसर सीट है, जलंधर सीट है। इतना विरोध नहीं हुआ बीजेपी लीडरों का जितना मालवा में हुआ है, चाहे वो बठिंडा में हुआ है, चाहे वो फरीदकोट में हुआ, चाहे वो फिरोजपुर में हुआ, चाहे पटियाला में हुआ। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पोलराइजेशन करने का है। लोग सोचते हैं कि यार पंजाब, क्योंकि पंजाब हरियाणा में जैसे जाट डोमिनेट करते हैं, जाट वर्सेस नॉन जाट कर देते हैं वहाँ। हाँ, तो यहाँ भी करने की कोशिश है। और पंजाब में एक मैसेज चला गया है कि यार ये जाटों ने तो यहाँ से ये हर रोज़ पंगा ही डाल देते हैं। तो ये कुछ ना कुछ जो बीजेपी है ना, जहाँ बीजेपी की साजिश, जहाँ किसान उनकी साजिश में ट्रैप में आ गए, तो वहाँ इस बार बीजेपी को बेनिफिट लग रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी लड़ रहे हैं जलंधर, मुख्यमंत्री थे, हारे, फिर वो चले गए विदेश, फिर वापस आए, गांधी परिवार से मिले, फिर वो चुनावी मैदान में जलंधर में उनको एक चांस दिया है। आपको लगता है कुछ चांस है चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री अपनी प्रेस्टीज के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, चन्नी साहब एक ऐसी पंजाब की पर्सनैलिटी बन गई, हालांकि उनको बड़ी बार वो लोग कहते हैं कि दलित लीडर है, लेकिन वो सब कोई परवान हो चुके हैं। दलितों से ज़्यादा पंजाब के जट सिख या जनरल कैटेगरी वाले पसंद करें कि इस बंदे में गैरत है या रनक है। जब प्राइम मिनिस्टर का 5 फरवरी 2022 की बात है, जब बठिंडा से उन्होंने फिरोजपुर जाना था, तो वहाँ कह रहे कौन से तेरे डले बच गए ना। हालांकि वो गलत था, एक प्राइम मिनिस्टर रहा, और उसी समय अगर चन्नी साहब जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर थे मौके पे, उनको डिसमिस कर देना चाहिए था क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर है। फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं यार ठीक है। तो अब वो चन्नी साहब की अगर जलंधर की सीट की बात करें तो वहाँ उसका एज लग रहा है, लेकिन वहाँ क्योंकि जलंधर और हुशियारपुर ऐसी, यहाँ पंजाब की आपको पता है 4 सीटें हैं रिजर्व, लेकिन जलंधर और हुशियारपुर ऐसे यहाँ रविदास या भाईचारा डोमिनेट करता, तो वहाँ है। और देखिए बीजेपी, वहाँ सुशील रिंकू पहले कांग्रेस के एमएलए थे, फिर वो आपके एमपी बन के फिर बीजेपी के कैंडिडेट हुए, और पंजाब में 13 बीजेपी को चेहरे भी नहीं मिले। जैसे हरियाणा में 10 में 6 वो कांग्रेस से आए हैं। तो ये वहाँ जलंधर की थोड़ा मुझे लगता है कि बाकियों के मुकाबले चन्नी साहब का एज है। चन्नी साहब का एज है। अर्शदीप, क्योंकि हम लोग नेशनल इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू कमेंट्री कर रहे थे आईपीएल में। ये एक और बड़ा मसला है, मैं बस अर्जीव से ही शुरू करूँगा। ये जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी पे, इस पर भी बात करेंगे। हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करते, राघव चड्ढा पे बात करें, पहले सिद्धू पे बात करते हैं, फिर कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करें जिनको आप जानते हैं नेशनली। सिद्धू कितना बड़ा फैक्टर है? सिद्धू नाराज़ हैं, क्या कर रहे हैं सिद्धू? वेयर इज ही इज डूइंग कमेंट्री, ही इज़ नॉट डूइंग कैंपेन फॉर कांग्रेस। वैसे प्रियंका गांधी उनकी फैमिली से मिली, राहुल गांधी मिले, कुछ असर सिद्धू के ना होने का पड़ेगा, या सिद्धू होते तो ज़्यादा बेहतर होता कांग्रेस के लिए? मुझे पर्सनली मतलब डिसएग्री कर सकता है कोई, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से। मुझे लगता है एक पीक था जब करतारपुर कॉरिडोर ओपन हुआ, और वो आई थिंक पीक था, उसको नवजोत सिंह सिद्धू उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए, या कोई भी उसके पीछे वजह रही होगी। और जो चीज़ें पिछले दिनों में कांग्रेस में हुई, जैसे बात कर रहे थे जगतार सर के कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो हुआ, जो चीज़ें तब हुई, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर हम रीज़न पे जाएं तो नवजोत सिंह सिद्धू भी उस रीज़न में आते हैं, और अब वो बिल्कुल ही बाहर चले गए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा फैक्टर है। एक पॉइंट जो हम डिस्कस करना रह गया है, जो हम फार्मर रिजेंटमेंट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो फार्मर मूवमेंट स्टार्ट हुई वो पंजाब और हरियाणा के किसानों से हुई, और सबसे ज़्यादा पंजाब का उसमें रोल रहा, जो यहाँ से शुरुआत हुई। और जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी तरफ से ये क्लियर कॉल दी गई है कि बीजेपी को हराना है, और एक क्लियर कॉल जा रही है कि जिस सीट पे भी आप वोट कर रहे हो वहाँ पर जो विनिंग कैंडिडेट है बीजेपी के अगेंस्ट, बीजेपी को तो नहीं वोट करना है, तो उस विनिंग कैंडिडेट को वोट करना है। मतलब एक मैसेज आना चाहिए, एक लेसन जो है हम सबक सिखाना है बीजेपी को, तो एक क्लियर मैसेज आ रहा है। और गांव-गांव में बात हो रही है इस सब के ऊपर, तो मैं क्योंकि इस पर्सपेक्टिव से मैंने कई स्टोरीज़ की हैं। अभी महापंचायत हुई थी 21 मई को जगरांव में, लुधियाना में 50,000 किसान, मजदूर, मुलाजम, आंगनवाड़ी वर्कर्स वहाँ पर इकट्ठे हुए। तो एक क्लियर मैंने वहाँ पे ये पूछने की कोशिश की, क्योंकि स्टेज से आप नारा ये दे रहे हो कि भाजपा को हराना है, लेकिन आप स्पेसिफिकली नहीं बोल रहे हो कि किसको वोट करना है। तो क्या लोगों में ये बात जा रही है? लेकिन गांव-गांव में जो यूनिट्स हैं फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस के या मजदूरों के यूनिट्स हैं, तो वहाँ पर क्लियर मैसेज ये जा रहा है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो विनिंग कैंडिडेट लग रहा है बीजेपी के अगेंस्ट, उसको वोट करो, कि इनको फ़ायदा नहीं जाना चाहिए। तो वो भी एक काफ़ी आई थिंक डिसाइसिव फैक्टर होगा काफ़ी सारी सीट्स पर। ये बताइए कि जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपीज़ हैं वो नज़र नहीं आते, हरभजन सिंह को राज्यसभा दी, डू यू थिंक दैट इट वाज अ ब्लंडर फ्रॉम आम आदमी पार्टी?
कि उनको राज्यसभा दे दी, क्रिकेटर हैं, वो कमेंट्री करते हैं ना। वो अरविंद केजरीवाल जब गए तो उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया जेल जाने पर उनके, वो कहीं कैंपेन नहीं करते हैं। तो क्या वो एक गलत कॉल थी आम आदमी पार्टी की, या उसके पीछे की मंशा क्या रही होगी? इस पर तो उसी वक्त सवाल उठने शुरू हो गए थे जब ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई, अगर हम सोशल मीडिया को ही लेके चलें। लेकिन उसके बाद जैसे बाई इलेक्शन हुआ संगरूर का, तो तब भी लोगों ने सवाल किए इसके ऊपर। जब भी कोई प्रचार करने जा रहा था तब भी सवाल किए कि इन लोगों को राज्यसभा में क्यों भेजा, कि ये क्या पंजाब की बात वहाँ पे रखेंगे, या जैसे लवली यूनिवर्सिटी के जो मालिक हैं तो उनको वहाँ पर भेजा। तो इन चीज़ों पर तो सवाल उसी वक्त उठने शुरू हो गए थे। इस वक्त मुझे लगता है कि शायद उस तरीके से राज्यसभा की बात लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने वादे किए हैं 2022 में, जिन वादों पर आप जीत कर आए हैं, तो उन पे बात ज़रूर हो रही है। उन पे बात हो रही थी। सिंधु सर, उसके बाद फिर एक जो हम लोग जो चर्चा जो हमें करनी है वो करेंगे। पहले आपसे एक कमेंट लेना था। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आई, और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी में, सर मुझे करेक्ट करेंगे, बहुत सारे नेता थे जो कांग्रेस से भी आए, जो अकाली दल से भी आए, फिर एक नई सिविल सोसाइटी के, लेकिन वो ग्रास रूट पॉलिटिशियन जो आम आदमी पार्टी की कोई सोच तो है नहीं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से वादा करके आए हैं, यहाँ अरविंद केजरीवाल प्रचार कर रहे हैं, भगवंत मान भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एटलीस्ट उनका गढ़ है वहाँ पर बचा लिया जाए। आम आदमी पार्टी के फेवर में क्या जा रहा है? जैसे हमने बात की, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी है, और कांग्रेस, क्या ये मैसेज है दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ हैं, तो क्या यहाँ पर ये मैसेज है कहीं पे? क्या कोई कुछ सीट्स पर आपको लगता है कि सेटिंग भी कर ली आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने, ऐसा कुछ लगता है? नहीं, सेटिंग की तो बात नहीं है। देखो, सेटिंग तो अगर होगी तो लोग पकड़ लेंगे, और जनता इतनी मूर्ख नहीं है, और जनता चीज़ों को समझती है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने की बात है, तो वर्तमान में आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाती हुई कोई ख़ास ऐसी उपलब्धि है नहीं। और जो अभी तक इन्होंने वायदे किए हैं, उनमें लोगों को कुछ उम्मीदें हैं कि शायद पूरे हो जाएं। वो उसके समय की इंतज़ार कर रहे हैं। जिस प्रकार से हरियाणा में समय का इंतज़ार करके लोगों ने एक परिवर्तन कर दिया, तो हो सकता है कि यहाँ भी आने वाले समय में उस तरह से हो जाए। रही बात कांग्रेस की, कि कांग्रेस के पक्ष में क्या है, कांग्रेस ने प्रदेश में सरकारें चलाई हैं, और स्थायित्व भी दिया है। कि सुनील जाखड़ का बीजेपी में जाना, मुझे लगता है कि कांग्रेस का पंजाब में एक बड़ा अपसेट था, जिसकी भरपाई संगठन के एक बड़े नेता के तौर पर अब तक कोई कर नहीं पाया है। भले ही रवनीत सिंह बिट्टू के अगेंस्ट वडिंग लड़ रहे हैं, राजा वडिंग लड़ रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं वो उतने सीनियर नहीं है, उनका वो वट नहीं है। अमरिंदर सिंह भी बीजेपी में चले गए। तो एक जो बड़ा चेहरा था कांग्रेस में, जो जिसके नीचे सब लोग बात मान लेते थे, वो बचा नहीं है कोई यहाँ। इसमें एक चीज़ है कि इस पंजाब में 3 क्षेत्र हैं। एक माझा है, एक दोआबा है। अब माझे के जितने भी लीडर्स हैं, वो अपने आप में बड़े स्ट्रांग और बड़े कद्दावर लीडर हैं। इसी तरह से दोआबा में भी लीडर रहे कांग्रेस के, और इसी तरह से मालवा में भी रहे। अब अगर बात आप करेंगे कि सुनील जाखड़ अगर वो चले गए हैं कांग्रेस में, तो सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर ये एक युति में रहे हैं संगठन में। और रही बात अब जो परसों शायद कल उन्होंने बयान दिया सुनील जाखड़ ने, और अगर मैं उसको कहूँ तो वो एक बड़ा ख़तरनाक सा बयान है पंजाब के संदर्भ में, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे को इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया सिखों ने क्योंकि मैं हिंदू था, क्योंकि ये बोले कि अगर हिंदू को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो पंजाब में आग लग जाएगी। अब मैं ये कह सकता हूँ कि एक राजनीतिक जो इतने समय से राजनीति में रहा हो, और एक सार्वजनिक मंच से अपने ही प्रदेश के लिए अगर इस तरह की बात कहे, तो उसकी राजनीति को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, या आप लोग अपने आप से तय कर लें या लोग तय कर लें। ठीक है ना? ये एक इम्पोर्टेंट बात है। हाँ। मैं ये एक बात भी मुझे लगी, क्योंकि पंजाब के बारे में इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं जहन में। सर, ये सुनील जाखड़ का सागा है क्या? सुनील जाखड़, मुझे लगता है, क्योंकि जब जिस वक्त मैं जब किताब लिखूंगा तो कुछ एक चैप्टर लिखूंगा, क्योंकि उस वक्त मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में था, और जिस दिन चन्नी को अनाउंस किया गया तो हरीश चौधरी और अजय माकन यहाँ पर थे होटल में, मैरियट होटल में। हाँ, मैरियट होटल में। तो जब चन्नी गए ओथ लेने के लिए, तो फिर हम रिपोर्टर्स थोड़े क्यूरियसली ऊपर चले गए, और हरीश चौधरी जी के साथ में हम लोग बैठे हुए थे। अब वो चन्नी आते हैं, उन्होंने वो क्या किया मैं नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन चन्नी को बनाना और सुनील जाखड़ को नहीं बनाना, और मुझे उस वक्त हरीश चौधरी और अजय माकन ने कहा था कि सुनील जाखड़ को मना लेंगे हम लोग। सुनील जाखड़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको लगता है सुनील जाखड़ का नहीं रहना, वही सवाल है, सुनील जाखड़ का नहीं रहना और चन्नी का अचानक से एलिवेट कर दिया जाना, उसका फ़ायदा नहीं मिला विधानसभा चुनाव में, क्योंकि सारी पॉलिटिक्स उस विधानसभा चुनाव के लिए थी, एक सेटबैक है कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो सीनियर लीडर नहीं है। मैं कुछ कांग्रेस के लीडर से बात करता हूँ, नाम नहीं बोल सकता हूँ, जो दिल्ली में मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं ये जो वर्डिंग है वो उतना सीनियर नहीं है, जूनियर है, ये तो हमसे भी जूनियर है पॉलिटिक्स में, इसको बना दिया है यहाँ का प्रधान। तो वो एक कांग्रेस में बड़ा नेता नज़र नहीं आता है कि एक चेहरा है जिसकी बात हर लोग मान लेंगे। देखिए नहीं, जाखड़ साहब का ना वो मुझे लगता है कि इतना नाम है, पर पंजाब की पॉलिटिक्स में उसको इतना बड़ा नाम से देखा जाए वो है नहीं है। जो बंदा एज ए प्रेसिडेंट इलेक्शन हार गया हो, वो बंदा असेंबली के इलेक्शन हार गया हो, वो बंदा पार्लियामेंट के इलेक्शन हार गया हो, उसके बावजूद आपको पार्टी प्रेसिडेंट बना रही है, तो फिर आप पार्टी को दगा करके चला जाते हो। जाखड़ साहब इतने बड़े नाम नहीं, हाँ जाखड़ इसलिए बड़ा नाम है कि वो उनका कांग्रेस के साथ 50 साल पुराना नाता, और बलराम दास जाखड़ साहब के लड़के हैं। पंजाब में जाखड़ साहब ने क्या किया, वो सबसे 2017 में कांग्रेस की 77 सीट्स आई है, तो जाखड़ साहब हार गए। अगर जाखड़ साहब का जलवा होता तो बोर में जीत जाते ना, वो अलग बात है। एक जो कह रहे ना, जैसे संधू साहब ने बोला कि मैं हिंदू हूँ और मुझे इसलिए नहीं बनाया, ना तो आप MLA थे, ना आप MP थे, एक चॉइस थी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सबसे पहले चॉइस थी अंबिका सोनी। अंबिका सोनी ने क्या बोला गांधी परिवार को कि मेरी सेहत अलाउ नहीं करती, आप किसी और को देख लो। तो पंजाब में एक साइकी है, वो हिंदुस्तान को भी समझनी चाहिए साइकी, कि अगर पंजाब में कोई सिख चीफ मिनिस्टर नहीं बनता तो वो कौन सी स्टेट में बनेगा। और इससे पहले पंजाब के हिंदू रहे हैं, गोपी चंद भार्गव रहे हैं, भीमसेन सच्चर साहब रहे हैं। तो ये अगर, क्योंकि अभी जाखड़ साहब ने नई RSS की निक्कर डाली है, तो वो वैसी भाषा उन्होंने बोलनी शुरू कर दी है। दूसरी बात है कि अभी जैसे ना पंजाब में चेहरे तो खुद पार्टी बनाती ना। अब मैं ही सोच के चलूँ कि मैं ही सीनियर जर्नलिस्ट, जहाँ आप जहाँ संधू सर, तो फिर अर्शदीप का भी सीनियर जर्नलिस्ट बनेगी। तो पॉलिटिक्स में भी ना राजा वड़िंग क्यों नहीं हो सकते कद यार? 3 दफ़ा वो MLA बन चुका, मिनिस्टर बन चुका, उसका ना कोई नाना, ना मामा, ना दादा, ना पापा, ना ताया, कोई वो उस पॉलिटिकल बैकग्राउंड में नहीं था, तो मतलब बना। अभी एक्चुअली इस बार पंजाब की जो इलेक्शन है वो 24 जीतने की कोशिश नहीं हो रही, कोई भी पार्टी 24 को जीतने की कोशिश नहीं कर रही, वो 27 को लेके चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो चेहरे हैं ना जी, वो 27 को लेके चल रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा कहता मैं 27 में चीफ मिनिस्टर बनूंगा, राजा वड़िंग कहता मैं बनूंगा, सुखजिंदर सिंह रंधावा कहता मैं बनूंगा, प्रगट सिंह कहता मैं बनूंगा, खजूर संगरू वाले सुखपाल सिंह खैरा कहता मैं बनूंगा। तो सेम कांग्रेस में सेम बीजेपी है। बीजेपी को लगता है कि इस बार हमारी अगर 12 से 15% आ जाती है तो अगली बार 4 कॉर्नर लड़ाई 2027 में भी होगी, तो हम 25-26% लेके हम सरकार बना लेंगे। वो 27 में पंजाब चल रहा, अभी नहीं है, वो 27 की सोच रहा। और दूसरी बात है कि जैसे सर कह रहे थे कि प्रचार नहीं, सुखपाल सिंह खैरा के पंजाब में जितने बड़े चेहरे वो खुद कैंडिडेट हैं, एक ही चेहरा बचा है, वो प्रताप सिंह बाजवा बचा, बाकी तो सारे सुखजिंदर सिंह रंधावा बड़ा चेहरा वो गुरदास में, चरणजीत सिंह चन्नी बड़ा चेहरा वो जलंधर में फंसा हुआ, सुखपाल सिंह खैरा बड़ा चेहरा वो खुद संगरूर में भगवंत मान के खिलाफ लड़ रहा, वो मीत हेर के खिलाफ नहीं है, वो भगवंत मान के खिलाफ, वो पंजाब सरकार के खिलाफ है। तो ये बढ़िया। और दूसरी बात जैसे आप कह रहे थे ना कि राज्यसभा मेंबर ने क्यों नहीं दिखे, सारे डरे हुए हैं, पता नहीं ना कि कौन सी किसके लिए ईडी कहाँ से कहाँ पकड़ दे। अच्छा, राघव चड्ढा के बारे में क्या लोग कह रहे हैं यहाँ पे? नहीं, पंजाब में देखिए भगवंत मान है ना, अरविंद केजरीवाल है, राघव चड्ढा। आप कोई भी, पहली बात है कि पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी ने रैली नहीं कराई। आप एक बीड़ी गली में रोड शो करा रहे हो, 2000 सिक्योरिटी वाले हैं, विद इन यूनिफॉर्म, विदाउट यूनिफॉर्म, तो रोड शो फोटो में जूम है, कैमरा है, ड्रोन है, तो आपको बढ़िया चॉइस भगवंत मान के बाद जितनी भी स्टे लगती है अरविंद केजरीवाल साहब बोलते हैं तो लोग चले जाते हैं। राघव चड्ढा साहब 2 दिन में क्यों आ रहे हैं? उनको लगता है वो 2 सीटों पे प्रचार कर रहे हैं। कौन सी? फतेहगढ़ साहब जहाँ कांग्रेस आम आदमी पार्टी का एज है, आनंदपुर साहब जहाँ आम आदमी पार्टी का एज है। को कल को 4 तारीख को दिखाने की कोशिश होगी। देखो मैंने तो 2 जगह में किया था प्रचार, देखे जीत लिए। तो वो तो सारे डरते थे ना, सभी डर थे। हरभजन सिंह को पता था अगर मैं ट्वीट कर देता कि अरविंद केजरीवाल के साथ बुरा हो जाता तो वो कैसे BCCI की तरफ से बाद में वो कमेंट्री करता। डर है, खौफ है, बहुत ज़्यादा खौफ है, तभी है लड़ाई। तो आपको भी पता है कि स्वाति माल क्या हुआ, किसने राज्यसभा से इस्तीफा मांगा था और किस वकील ने जहाँ जाना है। तो अभी डिसाइड है कि राघव चड्ढा इस्तीफा दे के जाए, उसकी जगह कोई वकील जाएगा दिल्ली से। वो एक लड़ाई है ना, अंदरूनी लड़ाई है आम आदमी पार्टी की, तो वो तो आपको पता ही है, वो 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगी। आप उस बारे में बात करते हैं, इस बारे में आप लोगों को लगेगा कि क्या हो रहा है। एक सीट है
खदूर साहब की सीट है, जहां पर आप लोगों को याद होगा पिछले साल अमृतपाल नाम का एक शख्स बहुत पॉपुलर भी हुआ और बहुत अनपॉपुलर भी हुआ। मैंने उनका इंटरव्यू किया था उस दौर में। वो भिंडरावाला की तरह दिखना, चलना, उस तरीके से अपने आप को पोस्ट करना, और फिर काफ़ी चीज़ें हुई। इस समय वो UAPA के मामले में बंद हैं डिब्रूगढ़ जेल में, और बहुत भागे भी, बहुत मसला भी हुआ। पंजाब में कर्फ्यू जैसा हो गया था जो उनका अरेस्ट हुआ है। वो लड़ रहे हैं इलेक्शन खदूर साहब से, जेल में हैं लेकिन प्रचार कर रहे हैं उनके पिता। उस सीट पर क्या हो रहा है? और एक और सीट है, उसके बारे में भी भुल्लर साहब आपको बताएंगे। 2 सीटें हैं जहां पर आप देखेंगे कुछ अलग हो सकता है, कुछ ऐसा होगा जो आप लोगों ने उम्मीद नहीं किया होगा। सर, ओवर टू यू। बिल्कुल, खडूर साहब की बात की, और अगर फरीदकोट की पंजाब में पहली बात, जैसे भगवंत मान बार बार बोलते कि हमारे 32 सिद्धांत है, जो हम बोलते वो पूरा होता है। लेकिन इस बार मुझे लगता है जो 13 में से 2 तो आप निकाल ही दो ना जी, खडूर साहब और फरीदकोट। खडूर साहब की सीट ना एक वो ऐसी सीट है जो सौरभ जी वो पूरी की पूरी पंथक सीट मानी जाती है। हालांकि डीलिमिटेशन के बाद 3 ऐसे वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐड कर दिए, वहाँ थोड़ा मिश्रण जा हो गया, नहीं तो आज भी वहाँ पंथक सीट है। 6 ऐसे हैं जहाँ पंथक है, पूरे पंथक मीन पूरा सिख भाईचारा डोमिनेट है, और बहुत सारे जो अमृतधारी संपूर्ण रूप से सिख है। अमृतपाल को लेके लोगों की एक चॉइस बन गई है। क्यों बन गई है? कि वो पंजाब सरकार की तरफ से दोबारा जब उन पे NSA लगाया गया, पहले तो 1 साल का, 1 साल जब एक्सटेंड किया, लोग कहते हैं यार ये तो हद होगी। और पंजाब ने तो कभी जुल्म सहा नहीं। पंजाब के लोग ही कहते हैं वो तो गुरु साहबान के फिलॉसफी पे चलते, ना हम जुल्म करते ना सहते हैं। इसलिए वो एक ऐसी लोगों की चॉइस बन गई अमृतपाल की, कि वो लोगों ने उसको मन बना लिया कि हमने जिताना है, बाहर निकालना। इससे पहले आप 89 में चला जाए, जब सिमरजीत सिंह मान भी जेल में थे, तो वो तरनतारन था। आज जैसे आज खडूर साहब, तब उसका कॉन्स्टिट्यूशन का नाम तरनतारन था। वो सबसे बड़े हिस्ट्री में इंडिया की रिकॉर्ड तोड़ जीती। उसके बाद रामविलास पासवान ने वो रिकॉर्ड तोड़ा। तो वो एक ऐसी सीट बन गई है वहाँ। और एक और वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं कि 2019 में हमारे से एक गलती हुई है, जो हमारे पे धब्बा लगा ना, दाग लगे तो हमने धोने हैं। कौन से दाग? वो बीबी परमजीत कौर खालड़ा है। वो कौन है? वो जसवंत सिंह खालड़ा। जसवंत सिंह खालड़ा कौन है? जो पंजाब में फेक इनकाउंटर के नाम से रवनीत सिंह बिट्टू के दादा तब बेन सिंह मुख्यमंत्री थे, KPS गिल DGP थे, रोबैरो एडवाइजर थे। तो पंजाब में बेकसूरों नौजवानों का कत्ल किया गया, 25,000 लोगों का कत्ल किया गया। वो उन्होंने वो लाशें जो पुलिस कहती थी, स्टेट गवर्नमेंट कहती थी लवारिस थी, वो लवारिस लाशों का राखा बना था, वो था जसवंत सिंह खालड़ा साहब। तो फिर KPS गिल पे इल्ज़ाम लगे थे, खालड़ा साहब का कत्ल उन्होंने करवाया। तो वो 2019 में वो इलेक्शन लड़े थे, एक नया फ्रंट बना था। तब श्रोमणी अकाली दल के तरफ से बीबी जगीर कौर लड़े थे। तो वो लोग कहते कि हमारी गलती, हमने गुनाह किया, वो गुनाह की सज़ा हम अमृतपाल को नहीं दिला सकते, हम इस बार उसको जिताना है, और जो हमारे पे धब्बे दाग लगे थे वो हमने धोने हैं। तो वो जब एक हवा बन जाती है, वो हवा वहाँ खडूर साहब से हवा चली, जो सियासी फिजा वो फरीदकोट पहुँच गई। फरीदकोट में क्या? बेन सिंह कौन है? इंदिरा गांधी का था, उसका लड़का। हालांकि उन्होंने पिछली दफा भी लड़ी। तो लोग कहते नहीं यार, उसने भी कौम के लिए बहुत जो इंदिरा गांधी का कातिल है उनका लड़का बेन सिंह का बेटा, क्या नाम है उनका? सरबजीत सिंह खालसा। वो लड़ रहे हैं इलेक्शन इंडिपेंडेंट फरीदकोट से। उनके भी सुन रहे हैं कि काफी हवा बन गई है, बहुत ज्यादा हवा बन गई। जहाँ आम आदमी पार्टी 13 में से, जिसको सबसे बड़ी उम्मीद थी ना कि पहला रिजल्ट हमारा कहाँ से आएगा, करमजीत अनमोल देगा रिजल्ट, खाता करमजीत अनमोल खोलेगा। करमजीत अनमोल कौन है? भगवंत मान का बचपन से अभी तक का साथी कलाकार। तो वो अब लड़ाई से बाहर हो रहा, क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं यार, इन 2 लोगों को तो जिताना है यार। एक कुर्बानी दी थी उसके बेन सिंह के परिवार, और उसके बेन सिंह के पिता और वाइफ 89 में बिमल कौर खालसा रोपड़ सीट में MP बने थे, और उसका जो ससुर था बाबा सुच्चा सिंह, वो बठिंडा में बना था। तो कहते नहीं, इसकी भी कुर्बानी बहुत ज़्यादा थी इस परिवार की, तो इसको भी जिताना। हालांकि लोगों ने डिसाइड करना 4 तारीख को पता चल जाएगा, कि पता नहीं, अभी तो प्रेडिक्शन है, पर एज है कौन। लेकिन मतलब एक सीट पे अमृतपाल सिंह की और दूसरे में सरबजीत खालसा की फरीदकोट में। ये थोड़ी फिजा कहते हैं ना हमारे दिल्ली में, कि थोड़ी सी फिजा बन गई है। हाँ, सियासी फिजा बन गई, फिजा बन गई है। आप क्या कहते हैं अर्शदीप, इन दोनों सीट्स पे बताइए? क्योंकि मुझे लगता है कि इन सीटों पर, इन 2 सीटों पर मुझे लगता है कि आगे पॉलिटिक्स पंजाब की काफ़ी अनफोल्ड इसी हिसाब से होगी, क्योंकि फिर वो पंजाब को बदनाम करने वाली बात भी हो जाती है कि क्या वो एक
अलगाववादी सेंटिमेंट के लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमृतपाल का पोर्ट्रेयल है पंजाब के बाहर, वो ये है कि वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट के एक चेहरे के तौर पर उनको दिखाया गया। मुझे लगता है उसमें नेशनल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो एक मसला हो जाएगा आगे आने वाले टाइम पे। क्या कहती हैं आप? उसमें मुझे लगता है कोई भी इस तरीके की डेवलपमेंट होती है कहीं पर भी, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, वैसे भी मुझे लगता है कि हमें रिजल्ट पे जाने का बड़ा शौक होता है, हम कॉज में नहीं जाते कि इस सब का कॉज क्या है। लोगों में इतनी निराशा क्यों है कि वो कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी पार्टी या किसी और को क्यों नहीं चुन रहे, वो उनको क्यों चुन रहे हैं। जैसे मौका दिया आम आदमी पार्टी को, एक बड़ा मौका दिया ना, 92 सीट्स उनको दी, कहीं पर और नहीं हुआ। 2014 में 4 MP यहीं से बने, कहीं और से आम आदमी पार्टी नहीं जीती। हालांकि जो आप पहले बात कर रहे थे, जो उनका कैंडिडेट्स लाने का तरीका था, तब बहुत डिफरेंट था, बहुत तरीके की स्क्रीनिंग हुई थी 2014 में, किस तरीके के कैंडिडेट्स आए थे, वो डिफरेंस आप अब देख सकते हो। तो वो निराशा क्यों है लोगों में, आपको उस पर भी तो जाना पड़ेगा ना। तो जैसे आज मैं खडूर साहब कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी से बात कर रही थी, तो हम इस पर बात कर रहे थे कि क्यों लग रहा है इस तरीके का। एक तो वो एक बॉर्डर इलाका है, तो बॉर्डर इलाके को जिस तरीके से एक नेशनली उसको पोर्ट्रे किया जाता है कि जी बड़े खतरे का वो है, या बॉर्डर स्टेट में इंडस्ट्री नहीं आ सकती, यहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा है। उन लोगों की समस्याओं पर तो आप जा नहीं रहे, जो बॉर्डर पे किसान रह रहे हैं, बॉर्डर पे गांव है, वहाँ पर एजुकेशन नहीं है, वहाँ पर स्कूलों का बुरा हाल है, वो सारी चीज़ों पर तो कोई बात करता नहीं है। दूसरा, वहाँ पर क्योंकि बॉर्डर एरिया है, ड्रग्स बहुत हैं। और अमृतपाल जब अभी जेल नहीं गया था, तो उसने ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन चलाया, जो लोगों को, सरकार से तो एक तरीके से निराशा हो चुकी है ना। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कसम खाई कि मैं नशा ख़त्म कर दूंगा, नहीं हुआ। अब आम आदमी पार्टी ने इस तरीके के प्रॉमिसेस किए, लेकिन ग्राउंड पे नहीं है ना वो सिचुएशन। आप आम लोगों से बात करो, औरतों से बात करो, आप कहीं पर भी जाके, उनको नहीं चाहिए फ्री बिजली, वो कहते हैं नशा ख़त्म करो, हमारे तो बच्चे मर रहे हैं। तो वो सारे इश्यूज़ हैं, तो वो कॉज एंड इफ़ेक्ट की बात होती है वहाँ पर, कि वो आप सबसे निराशा हुई है, तभी वो एक नया चेहरा तलाश रहे हैं। तो ये एक बात है। एक बात और है कि इसके, अगर अमृतपाल जीतता है, वो तो हमें 4 जून को पता चलेगा, सर ने बोला कि अमृतपाल जीतता है या फिर सरबजीत सिंह खालसा जीतता है फरीदकोट से, तो आगे क्या देखते हैं कि फिर पोर्ट्रेयल क्या होगा इन लोगों का जब ये लोग पार्लियामेंट में जाएंगे। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि अमृतपाल का पर्चा कैसे एक्सेप्ट हो गया, क्या इसके पीछे बीजेपी है, ये भी हो रहा है कि ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, क्या है, उस पर क्या कहना है आप? बिल्कुल, इस पर बात तो चल रही है कि जैसे वाराणसी में श्याम रंगीला का नहीं एक्सेप्ट हुआ, हालांकि उसमें काफ़ी सारे रीजंस भी आए। जैसे मैं अपने एक दोस्त से, जर्नलिस्ट दोस्त से बात कर रही थी कि किस तरीके की वहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाई गई कि वो अब श्याम रंगीला और अमृतपाल में ज़मीन आसमान का अंतर है। लोग बुरे लग सकते हैं, श्याम रंगीला का कोई लोकस नहीं है, ना वो बनारस का है, ना उसको मतलब वो एक, मुझे लगता है कि उसका चुनाव लड़ना एक पब्लिसिटी स्टंट था उसके लिए भी, ताकि उसको फ़ायदा होता। बिल्कुल, अमृतपाल के साथ एक सिंपैथी इस वजह से भी है ना कि जिस तरीके से उसका अरेस्ट हुआ, उसके बाद NSA लगा दिया गया, और उसके साथ काफ़ी लोगों को NSA लगा कर भेज दिया गया, और लोग तब भी इस बात पर बात कर रहे थे कि इस तरीके का NSA लगाना क्या अपने आप में सही है। और वो कहीं ना कहीं आप उस तरीके से रिलीजियस हो या नहीं हो, आप उस पर सवाल करते हो, आप उस पर सवाल करते हो कि जो एक सेंटिमेंट पंजाब में हमेशा रहा है कि हमारे साथ तो गलत होता रहा है, हमारे साथ, मतलब फार्मर प्रोटेस्ट में भी ये बात हुई कि हमारे साथ गलत होता है पंजाब के साथ, तो वो सेंटिमेंट कहीं ना कहीं और बढ़ता है उन चीज़ों के साथ। और आई थिंक वो एक बड़ा मेजर रीज़न है कि बहुत सारे लोग जो शायद वैसे उस फ़िलॉसफी को सपोर्ट ना करते हो, लेकिन वो भी शायद अमृतपाल को वोट करेंगे। जैसे संगरूर में सिमरनजीत मान को बहुत सपोर्ट मिली थी पिछली बार, और इस बार भी काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। संधू साहब, क्या कहना है आपका अमृतपाल और सरबजीत खालसा को लेकर के? लग रहा है यहाँ के लोगों को, पंजाब के लोगों को, कि उनके साथ दोहरा मापदंड अपनाया जाता है, बदनामी ज़्यादा की जाती है कि किसान आंदोलन में उनको आतंकवादी खालिस्तानी बना दिया गया। फिर अमृतपाल को अरेस्ट करना, लोगों ने कहा ठीक है चले जायज़ है, लेकिन NSA लगा देना उस पर, वो नाजायज़ है, वो एक सेंटिमेंट आ गया। तो क्या यही वजह है कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को नकार करके अमृतपाल रेस में है, फ्रंट पे आगे चल रहा है, या सरबजीत सिंह खालसा जिसके पिता ने कत्ल किया था इंदिरा गांधी का, वो आगे चल रहा है? क्या ये एक सेंटिमेंट बन गया है पंजाब में इस बात को लेकर? देखिए, सवाल यहाँ दूसरा है। सवाल यहाँ ये है कि अमृतपाल ने जिन प्रश्नों को उठाया, जिन बातों को आके उसने उठाया, वो यहाँ की सरकारें उन बातों पे ध्यान ना दे पाई, उनके समाधान नहीं कर पाई। वो सरकारों की अपनी एक कमी है जिसने एक जगह दी किसी भी व्यक्ति को इस तरह के सवाल उठाने की। और फिर ये एक प्रजातंत्र है,
यहाँ कोई भी अगर असंतुष्ट है तो उसको सवाल उठाने का अधिकार है, और उस अधिकार को आप अगर हनन करेंगे तो वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल लोगों के मन में आता है। हाँ, अमृतपाल जब वहाँ गतिविधियाँ हो रही थी तो यही प्रशासन था, यही सरकार थी, और उस वक्त भी ये सवाल उठे थे कि इतनी बड़ी बातें या इतने बड़े ये काम ये अकेला आदमी या ये संगठन कैसे कर पाया, इस संगठन के ऊपर प्रशासन की नज़र क्यों नहीं थी। लेकिन उन्होंने जितनी भी बातें उठाई वो सामाजिक मुद्दे हैं, वो नैतिक मुद्दे थे, वो जो मुद्दे हैं वो दर्शन से संबंधित हैं, जो इस मिट्टी का दर्शन है, जो इस मिट्टी का भाव है, जो यहाँ के लोगों की अपेक्षाएं हैं, उनको उन्होंने उठाया। तो उनके समाधान आप कर दीजिए, है ना। तो वो चीज़ें जब तक नहीं होंगी, वो हो सकता है कि आगे भी भविष्य में कोई इसी तरह के सवाल उठाने वाला किसी और इलाके में भी खड़ा हो सकता है ना। ठीक है बुल्लर साहब, आखिरी मसला, आप 13 सीटों में से किसको एज देखते हैं? थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है किसी रिपोर्टर जर्नलिस्ट के लिए, फिर भी नहीं, एक तस्वीर काफ़ी क्लियर तो हो चुकी है। मान के चले गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर यहाँ कांग्रेस का एज लग रहा है, जलंधर का एज लग रहा है, संगरूर में एज लग रहा है, बठिंडा अकाली दल का एज लग रहा है, फतेहगढ़ साहब और अनंतपुर साहब आपका एज लग रहा है, पटियाला कांग्रेस का एज लग रहा है, होशियारपुर बीजेपी का एज लग रहा है। तभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब फिर 30 को आ रहे, कल आ रहे ना। तो एक तस्वीर तो क्लियर होगी। अब मार्जिन कितना है विनेबिलिटी के ना, वो स्लाइटली एज भी हो सकता है ना। फरीदकोट और खदूर साहब, आपको लगता है कि अमृतपाल वो और तो सीएम साहब ने बोला ना 13, वो तो 2 निकाल ही दो ना जी। वो तो वहाँ चले गए। एक और बात है ना, जो चॉइस बनी है लोगों की ना, देखिए पंजाब में बहुत बड़ा मुद्दे थे, जिन मुद्दों की वजह से आम आदमी पार्टी पंजाब में आई, चाहे वो 2014 में 4 MP आए इनके ना, वो था एक गुरु साहब की बेदबी और एक ड्रग। इस पर वो दोनों मुद्दे किसी भी पार्टी ने नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए? क्योंकि सौरभ जी सभी दोषी हैं, अकाली दल भी दोषी है, बीजेपी भी दोषी है, कांग्रेस भी दोषी है, और भगवंत मान साहब की सरकार भी दोषी है, और अरविंद केजरीवाल साहब भी दोषी हैं। वो कहते हैं कि हम 24 घंटे, आपके एक सिटिंग MLA ये कह रहा है, अमृतसर में कह रहा है कुंवर विजय प्रताप सिंह, कि यहाँ 2 पुलिस ऑफिसर नशा बेचते हैं। उन्होंने वो पोस्टिंग किन्हें दी है? वो जो लंदन से अभी आए हैं, अभी प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने दिया। तो जब आपकी पार्टी के ऊपर भी एलिगेशन चले, वो दोनों मुद्दे गायब हैं, तो लोग नफरत कर रहे हैं नशे को, कि खास करके अगर औरत। अभी देखिए जितने भी जो डेरे होते हैं ना, जो साधु संत, वहाँ सबसे पहले कौन जाती हैं? औरतें। क्यों जाती हैं? उनका बच्चा नशा कर रहा है, उसका पति नशा कर रहा है, उसका भाई नशा कर रहा होता है, उसका ससुर नशा कर रहा है, उसका पिता नशा कर होता है। तो पीड़ित कौन? औरत है। तो ये एक नशा वो घर घर की बीमारी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे बच्चे ख़त्म हो चुके हैं। तो वो अमृतपाल की चॉइस बन गया। और दूसरा जुल्म क्या वो है कि चाहे हमने 75 देखा, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी ने भी गोडे टेक दिए थे, इंदिरा गांधी की एमरजेंसी मंजूर कर ली थी, पंजाब में नहीं की। तो दूसरी दफा आप कहते हैं कि 4 जून के बाद, जिसे हम गोदी मीडिया बोलते हैं, या देश का मीडिया बोल दो, कि बदनाम करेगा। पहली दफ़ा नहीं है पंजाब को बदनाम। खालिस्तान तो कोई शब्द पंजाब में आया नहीं। आप संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की जितनी स्टेटमेंट देखो, उसके बाद जितनी भी बुक्स आई हैं, चाहे वो जिन्होंने दरबार साहब पे अटैक किया, लेफ्टिनेंट जनरल KS बराड़, उन्होंने भी कभी खालिस्तान का जिक्र नहीं किया है कि भिंडरांवाले ने खालिस्तान, जो एक ऐसा नरेटिव था खालिस्तान वो हुआ। तो पंजाब को कभी मिला नहीं। अब 47 की जो वंड हुई है, दुख किसने झेला? पंजाब में 10 लोग मारे गए, 30 लाख उजड़े। किसी केरला वाले ने, यूपी बिहार वाले ने देखा नहीं है कि बंटवारा क्या होता है। फिर 1965 की लड़ाई होती है, कौन बर्बाद हुआ? पंजाब। 71 की वार हुई, कौन बर्बाद हुआ? पंजाब। कारगिल की लड़ाई हुई, कौन बर्बाद हुआ? पंजाब। अगर पाकिस्तान से कह रहे कि आप पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था, कौन बर्बाद हुआ? पंजाब। तो वो यूपी बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात नहीं ना दुख दे। तो वो जो संताप पंजाब ने झेला, उसका मिला क्या? और फिर 47 अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई, फांसी सबसे ज़्यादा किन्होंने ली? पंजाबियों ने। हंस के फांसी के रस्से किसने चूमे? पंजाबियों ने। तो वो जो क्रेडिट देना चाहिए था ना, वो डिसक्रेडिट किया। वो एक जो आज मुझे लगता है कि लोगों में नहीं है, वो एक पर केस उठा करके मीडिया नैरेटिव चला दिया जाता है सेंटर की तरफ से। केरला में बैठा भी लोग कहते हैं कि शायद पंजाब फिर एक अलग कंट्री बन जाएगा ना। जब आप ऐसे ना को कहते हैं ना कुछ कि 100 दफा झूठ बोलो फिर बाद में मान ही जाता, वही बात। तो ऐसा है नहीं। आप कभी कितनी दफा आ चुके हो? कभी है? अरे अगर खालिस्तान बनना होता तो फिर सिमरजीत सिंह मान
उसका लड़का ना जीता, उसकी पार्टी के 92 MLA ना आ जाते भगवंत मान की मुझे बजाय। मुझे नहीं लगता कोई सेंटिमेंट है यहाँ खालिस्तान का, मुझे नहीं लगता है। कुछ हिंदू साहब कुछ कह रहे थे आप। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पंजाब के बारे में जो बदनामी की जब आप बात कर रहे हैं, बदनामी कोई नहीं है पंजाब में। अब आप देखिए ये पंजाब क्या है, जितने बलिदान इस भारत की अस्मिता बचाने के लिए पंजाब के बुजुर्गों ने दिए, उनके जिंदा शिलालेख हैं, इनको तो नतमस्तक होना चाहिए हमें। ठीक है। लेकिन हम इतना सम्मान इस पंजाब को और उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए वो कोई भी सरकार करती दिखाई नहीं देती, तो बार बार असंतोष पंजाब के लोगों में उभरता। अर्शदीप, योर नंबर इफ यू वांट टू गिव। किसको एज देखते हैं? मुझे लगता है जो किसको एज देखते पिछले हैं? दिनों हमने जो करण धापर और प्रशांत किशोर का देखा, मुझे लगता है हमें कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, हमें पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं बनना चाहिए। लेकिन मैं जगतार सर की बात से सहमत हूँ। आई थिंक एक आध सीट है जहाँ पर बीजेपी का एज होगा, जो लग रहा है, लेकिन उसके अलावा आई थिंक मिक्स्ड रहेगा। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ खासी है। और दूसरा एक जो पिछले दिनों बीजेपी ने एक ऐड निकाला था, जैसे देश भर में हो रहा है, और यहाँ पर सिखों और मुस्लिम्स के उस पर एक ऐड निकाला, तो मुझे लगता है वो जो हम बात कर रहे हैं वो सेंटिमेंट अभी तक समझ नहीं पाए कि पंजाब क्या है। बंटवारे की बात कर रहे थे, तो अभी पंजाब के जो लोग हैं, बॉर्डर पार की बात कर लें, इधर की बात कर लें, वो एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं। आप करतारपुर कॉरिडोर जब से ओपन हुआ है तब से आप कितनी स्टोरीज देखोगे, कितने जो भाई बहन कोई बिछड़ गए थे 40-50 साल बाद मिलते हैं। 70 साल बाद 75 साल बाद वो मिल रहे हैं। तो पंजाब में तो ये सेंटिमेंट है, तो आप उस तरीके का सेंटिमेंट यहाँ पर नहीं है, तो वो अभी तक मुझे लगता है समझ नहीं पाएंगे यहाँ के लोग किस तरीके से सोचते हैं। थोड़ी लंबी बातचीत हो गई हम लोगों की, लेकिन इसलिए मैंने लंबी कर ली क्योंकि जो लोग हमें पंजाब के बाहर देख रहे हैं या दुनिया में देख रहे हैं, हमें लोग स्वीडन में देखते हैं, हमें लोग ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, हमें लोग हर जगह देख रहे हैं, ओमान में, मस्कट में, सऊदी अरेबिया में, इंडिया में भी हर जगह देख रहे हैं। उनको ये पंजाब पॉलिटिक्स और पंजाब का समाज समझाना ज़रूरी था, जिसमें भुल्लर साहब ने, सिंधु साहब ने, अर्शदीप ने बहुत अच्छे से सब कुछ समराइज़ किया है, पॉलिटिक्स भी और पंजाब भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें वक्त दिया। थोड़ा लंबा हो गया, आप लोगों का थोड़ा काम भी ख़राब हुआ होगा, बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग दिस काइंड ऑफ नॉलेज टू आवर व्यूअर्स। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।